गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को फिजिक्स का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पढ़ा रहा हूँ, जिसमें प्रकाश का परावर्तन का चैप्टर मैं समाप्त कर चुका हूँ। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन बचे होंगे, उसको बताएंगे, न्यूमेरिकल बताएंगे। इसके बाद ये पूरा चैप्टर प्रकाश का परावर्तन समाप्त हो जाएगा। इसके पहले आप लोग हमारे चैनल पे मैथ का वीडियो, फिजिक्स का वीडियो, केमिस्ट्री का वीडियो, इकोनॉमिक्स का वीडियो भी देख चुके हैं। अब 10+2 का कॉमर्स का भी वीडियो चल रहा है, उसको भी आप लोग देखें। जो 10+2 के छात्र हैं उनके पास आप लोग शेयर करें। इसके साथ ही हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी वीडियो ला रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैंने 14 क्वेश्चन लिखा है। अगले वीडियो में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जिससे आप लोग, अब तो परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी अच्छे से तैयारी कर ले तो बहुत अधिक मार्क्स ला पाएंगे। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मतलब कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आप लोग देखे हैं, जैसे बाइक पर तो आप लोग सब जानते हैं, वहाँ पर देखे होंगे कि साइड में एक दर्पण लगा रहता है चालक के सामने साइड में, जो कि पीछे देखने के आईने के रूप में भी उपयोग किया जाता है। वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। ये चैप्टर मैंने पढ़ाया है। यदि सभी वीडियो आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को याद होगा। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कितना आप लोगों को याद है। आप लोग हमारे साथ देखिए, इसका आंसर का मिलान करिए, आप लोग बनाइए। 2 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है। ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाती है। तो पदार्थ के बारे में भी मैंने बताया है कि प्रकाश की दृष्टि से पदार्थ 3 प्रकार के, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो जिनसे प्रकाश आर पार कर जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं, जिनसे प्रकाश आर पार नहीं करता है उसे अपारदर्शी कहते हैं, और जिनसे प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर निकलता है उसे पारभासी कहते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इस पर तो एक स्पेशल वीडियो भी है कि जिसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या होगा? आवर्धन। आप लोग अगला वीडियो में भी देखे होंगे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, सभी दूरियां गोलीय दर्पण के किस बिंदु से मापी जाती है? सभी दूरियां गोलीय दर्पण के किस बिंदु से मापी जाती है? तो सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, जिसे P से सूचित किया जाता है। यहाँ पर ध्रुव का भी परिभाषा आता है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। इसका क्या आंसर होगा? ध्रुव। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग अवतल दर्पण के उपयोग में पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर, सौर भट्टी इत्यादि में परावर्तक के रूप में किया जाता है। तो सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?
तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रतिबिंब के वीडियो में आपने देखा होगा कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। 6 नंबर का आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब, इसमें देखिए सीधा तो उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में भी सीधा बनता है। अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों बनता है और उत्तल दर्पण में केवल सीधा बनता है। लेकिन साथ में दिया है आवर्धित। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में छोटा, बड़ा और बराबर तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें दिया है कि एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। तो कौन सा दर्पण होगा? वो होगा अवतल दर्पण। 7 नंबर का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी गुनी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी गुनी होती है। तो आप लोग सूत्र पढ़े होंगे कि F बराबर होता है R/2। F बराबर R/2। तो F बराबर R/2 यानी कि उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी गुनी है? 1/2 गुनी। कितनी? 1/2 गुनी या आधी होती है। क्या लिखेंगे? 1/2 गुनी, 1/2 गुनी या आधी होती है, या उसको आधा भी बोलते हैं। तो 1/2 गुनी या आधी होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपतन कोण किस कोण के बराबर होता है? तो ये आप लोग भी पढ़े होंगे परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए दर्पण है और दर्पण में एक आपतन कोण होता है और एक परावर्तन आपतित किरण और एक हो गया परावर्तित किरण और बीच में अभिलंब। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसको क्या लिखेंगे? परावर्तन कोण। इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण। 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। समतल दर्पण में अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। तो आप लोग समतल दर्पण तो देखे होंगे, जो हमारे घरों में चेहरा देखने के लिए होता है वो समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में अभिलंब आपतन के लिए, अभिलंब आपतन मतलब कि मान लीजिए समतल दर्पण है, अभिलंब आपतन, अभिलंब तो 90 डिग्री के कोण पर होता है, यानी कि अभिलंब आपतन के लिए। तो जब सीधे जाएंगे प्रकाश तो आप लोग कभी दर्पण पर टॉर्च बार के टॉर्च जलाकर देखेंगे, यदि हम सीधा जलाएंगे तो सीधा ही वापस लौट जाता है। तो उसमें परावर्तन कोण और आपतन कोण का मान हमेशा शून्य होता है, इसलिए कि वो बनता नहीं है। उसी रेखा पर फिर वापस पहले इस रेखा पर जाता है और इसी रेखा पर फिर वापस लौट जाता है। तो समतल दर्पण में अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान होता है 0 डिग्री। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है और उत्तल और समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, लेकिन उत्तल और समतल में केवल काल्पनिक बनता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा?
इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वो दर्पण हो सकता है। कौन सा दर्पण हो सकता है जिसमें सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहाँ पर हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो कौन सा दर्पण हो सकता है? तो उत्तल में भी हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और समतल दर्पण में भी हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? उत्तल या समतल दोनों हो सकता है, उत्तल अथवा समतल कोई भी हो सकता है, जिस दोनों में ही हमें सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और अवतल दर्पण में सीधा भी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लेकिन साथ में उल्टा भी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन अब चलते हैं, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? कहाँ पर स्थित? तो गोलीय दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, उसमें मैंने बताया है कि विभिन्न दूरियों पर कहाँ पर वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, और जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो कहाँ पर स्थित होने पर से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो लिखेंगे अनंत पर। कहाँ पर? अनंत। अनंत का मतलब होता है बहुत दूर रखी वस्तु। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, प्रकाश कैसी रेखा में चलती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे कि प्रकाश कैसी रेखा में चलती है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ये मैंने बताया है कि कैसे भी हो तो हमेशा सीधी या सरल रेखा में चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधी रेखा या सरल रेखा। सीधी रेखा या सरल रेखा। अब आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा, ये ऑब्जेक्टिव है। अगले वीडियो में भी मैंने ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक छात्रों के पास पहुंच जाए। और हम लोग अगले वीडियो अब कॉम्पिटिटिव वीडियो भी ला रहे हैं, जिसे आप लोग देखिएगा। धन्यवाद।